एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल सत्तर रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। आप हैं मेरे सुपरस्टार्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर, हाँ, विश्व युद्ध, एक ऐसा वॉर जिसे पूरा विश्व प्रभावित होने वाला है। अ वॉर विच हैज नेवर अर्लियर हैज बीन अकर्ड। तो नाम क्यों पड़ा वर्ल्ड वॉर का? ये 1914 में ही जो वर्ल्ड वॉर कहलाता है। क्यों? इससे पहले तो बहुत सारे वॉर हुए, फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ है। तो जब दो कंट्रीज लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय या नुकसान कर रहे थे, जब ये कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट कॉन्टिनेंट के इन्वॉल्वमेंट में चेंज हो गया, अर्थात ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड अलोंग विद देयर कंट्रीज, तो ये वर्ल्ड वॉर बन गया। तो वर्ल्ड वॉर में अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड, इसका फैलाव, इसका विस्तार बहुत ज्यादा था, जिसका इंपैक्ट और डैमेज भी इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसीलिए इसका नाम दिया गया है वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 1914 में कैसे आया, इसके कॉजेस क्या रहे हैं और इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, आइए पूरा चैप्टर अब डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण रहा है 1914 में आया। सबसे बड़ा कारण था नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। देश प्रेम सर कैसे हो सकता है वर्ल्ड वॉर का कॉज? हाँ, नेशनलिज्म मीन्स होता है लव फॉर वंस ओन कंट्री, फीलिंग ऑफ लव एंड यूनिटी बिटवीन पीपल लिविंग इन अ सेम लैंड, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री। इसका नाम दिया गया है देश प्रेम। कोई बुराई नहीं है, बट बुराई है एग्रेसिव नेशनलिज्म में। तो अगर मेरा देश महान, बाकी सब शैतान, अगर हमारे सोच ऐसी आ जाए, हमारे पूरे देशवासियों की सोच ऐसी आ जाए, तो क्या हमारे पड़ोसी हमारे साथ शांति से रह सकते हैं? हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं, क्या उनमें पीस रहेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि हम हमेशा उनसे लड़ते रहेंगे। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर 1 का। थोड़ा समझते हैं डिटेल में एग्रेसिव नेशनलिज्म में होता क्या है। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म में अपने देश से तो प्यार करते हैं देशवासी, बेहद प्यार करते हैं, पर बाकी कंट्रियों से नफरत करते हैं। ये नफरत का बीज देश के लीडर्स ही डालते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए, देश की मीडिया, देश के लीडर्स दूसरे देशों के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नई बीमारी पैदा होगी, इंपेरियलिज्म। ये क्या है? ये एक तरह की स्टेट पॉलिसी है, ये एक तरह का प्रैक्टिस है जिसमें एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को टेक ओवर कर लेती है, गुलाम बना लेती है। इस प्रैक्टिस का नाम रखा गया है इंपेरियलिज्म। तो जिस कंट्री को गुलाम बनाया गया उसे क्या कहते हैं? कॉलोनी। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड ने मोस्टली हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट को अपना गुलाम बना लिया था। एक समय में अमेरिका भी इंग्लैंड का ही गुलाम था, और तो और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ज्यादातर कंट्रियां इंग्लैंड की गुलाम थी। तो इन्होंने इंपेरियलिज्म किया। किसने? इंग्लैंड ने किया, फ्रांस ने किया, हॉलैंड ने किया, और बाद में आने लगे नए नए कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, रशिया, जापान। ये बाद में इंपेरियलिज्म गेन किए, बाद में ये इंडस्ट्रियल कंट्री बनी। और जब ये लेट इंडस्ट्रियल कंट्री बनी तो इनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए मार्केट, और होने वाली है अब युद्ध। किनके बीच में लड़ाई होने वाली है? वो कंट्रीज जो पहले ही इंपेरियलिस्ट बन चुकी थी, जिन्होंने पहले ही दुनिया के मेजर कंट्रीज को अपने अंडर कर रखा था, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड। तो ये पुराने ही इंपेरियलिस्ट कंट्रीज थे, शुरुआती इंपेरियलिस्ट कंट्रीज थे। अब जो नई इंपेरियलिस्ट कंट्रीज आ रही हैं वो है जर्मनी, इटली, जापान, रशिया। अब इनको भी नए गुलाम देश चाहिए। अब गुलाम बनाने के लिए इनसे क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। समझ गए ना? तो अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने के लिए इनको इन पुराने वाले लीडर्स के पास, पुराने वाले एम्पायर से लड़ाई करनी पड़ेगी। यही है कारण, यही है सबसे बड़ा कारण। और आता है दूसरा कारण, दूसरा रीजन है रेस फॉर आर्मामेंट, हथियारों की दौड़। हर कंट्री अपने आप को ताकतवर, अपने आप को पावरफुल बनने के चक्कर में और से और हथियार बनाए जा रही है, पहले से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए जा रहे हैं। अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंप्रूव कर रही है ताकि हम और वेपन्स बना सकें, ताकि अपना सेल्फ डिफेंस दिखा सकें। बस यही बहाना था कि हम हथियार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें देश की सुरक्षा चाहिए, हमें शत्रुओं ने घेर रखा है। तो इससे दुनिया में आर्म्स रेस शुरुआत हो गई, क्योंकि हर देश को अपने पड़ोसी देश के सामने और ज्यादा हथियार बनाने पड़ेंगे ताकि वो उनको डरा सके, ताकि वो उनसे मुकाबला कर सके। नतीजा, पूरे वर्ल्ड में एक डर का माहौल, एप्रीहेंशंस मतलब एक दूसरे से फियर का माहौल और हेट्रेड का माहौल हो गया। इस माहौल में एक बड़ी घटना घटने वाली है, और वो है जर्मनी के साथ। जर्मनी जो कि लेट इंपेरियलिस्ट बना था, इंपेरियलिज्म लेट शुरुआत किया था, उसने अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पूरे वर्ल्ड को हिला रखा था। उसका आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया था। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस से भी आगे निकल गया था। और तो और उसने अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के पड़ोसी देश जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, इनको लगने लगा कि अब जर्मनी से मुकाबला करने के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अब अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को और अपने आर्म फोर्सेस को और बढ़ाना पड़ेगा। नतीजा, कॉम्पिटिशन। जहां अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, आप जानते हैं क्या होता है? बेईमानी, सस्पिशन, डर, लड़ाई।
क्या कहते हैं, मानते हैं ना? तो अनहेल्दी कंपटीशन होने लगा। ब्रिटेन, फ्रांस को अब जर्मनी की मिलिट्री पावर से एक डर आने लगा। कंपटीशन और आर्मामेंट, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। बात करते हैं यूरोप के डिवीजन की, पॉइंट नंबर 3। तो जहां गुटबाजी होगी, गुटबाजी जानते हैं, ग्रुपिज्म होगा। जैसे शायद आपके क्लास में भी, हाँ हो सकता है आपके क्लास में कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स अलग रहना पसंद करते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है जिसमें वो दादागिरी जमाते हैं क्लास में, क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स होंगी जो गर्ल्स गैंग होगा। तो जहां ग्रुपिज्म होगा वहां पे एक दूसरे ग्रुप के बीच में कंफ्यूजन पैदा होगा, कहीं र्यूमर पैदा होगा, कहीं शक, कहीं सस्पिशन पैदा होगा। और बात कर रहा हूं अब यूरोप की, जहां वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होने वाली है, जो पहले से ही आग में जला हुआ है। अब वहां देशों में बंटवारा होने वाला है। जब शुरुआत करते हैं तो इंग्लैंड की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, रशिया की। इन तीनों ने आपस में एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर रखी थी, नाम रखा था ट्रिपल एंटेट। 1907 में ट्रीटी बनाई थी। क्या रीजन दिया था ट्रीटी बनाने का? कहा हम लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ट्रिपल अलायंस से मुकाबला करना है, ताकि ट्रिपल अलायंस से हम लड़ सकें। और ट्रिपल अलायंस कौन है? ट्रिपल अलायंस में आता है ऑस्ट्रिया हंगेरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरी एक, जर्मनी और इटली। यहां पर ये 3 कंट्रीज मिल गए थे, इन्होंने बनाया था ट्रिपल अलायंस। तो इस तरह से वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज, जो उस समय सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने आपस में ही ग्रुप बना रखा था। और ये ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ, ग्रुप बनाना भी ठीक है, पर एक दूसरे के खिलाफ क्या करना, एक्शन लेना, एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड स्प्रेड करना, ये चल रहा था। आइए आपको उस मैप में दिखाते हैं ट्रिपल अलायंस जो दिख पा रहा है। आप देखेंगे कि जर्मनी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ये रहा अलायंस का जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा नाम क्या था? जब आप देखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इटली धोखा दे देगा। इटली होगा तो जरूर इस अलायंस में, ट्रिपल अलायंस में। देखिए ये रहा इटली, मिल गया, तीनों मैप में आप देख पाएंगे। तो ये इटली है धोखा देने वाला। इटली वर्ल्ड वॉर के दौरान इस जर्मनी वाले ग्रुप को, अलायंस वाले ग्रुप को छोड़ के चला जाएगा ट्रिपल एंटेट में, हाँ इंग्लैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा। और ट्रिपल एंटेट में कौन कौन है? ट्रिपल एंटेट में आपको मिल जाएगा, ये रहा, बॉक्स बना रहा हूं, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, और यहां पर मौजूद है रशिया। तो ये बन गए ट्रिपल एंटेट के मेंबर। नतीजा आप जानते ही हैं कि जहां पे ग्रुपिज्म हो और वहां ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड स्प्रेड कर रहा हो, वॉर की पूरी संभावना है। और आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 पहले से ही दुनिया एक दूसरे के खिलाफ तैयार खड़ी है, कंट्रीज एक दूसरे को हराने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। और एक चिंगारी लगने की देर थी, और वो चिंगारी, वो कॉज था सराजेवो क्राइसिस, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट कॉज मानते हैं। क्या था सराजेवो क्राइसिस? जरा इस इमेज को देखिए, आपको इस इमेज में कुछ समझ में आ जाएगा। इस इमेज में आप देखेंगे कि एक यंग सर्बियन नागरिक है, सर्बिया एक स्लेव कंट्री है, गुलाम कंट्री है, कॉलोनी है ऑस्ट्रिया की। ये जो सर्बियन नागरिक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको शूट करते हुए नजर आ रहा है। यही है हमारा इमीडिएट कॉज। आइए, तो इमीडिएट कॉज क्या है? आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर का राजकुमार है, होने वाला राजा है, इसको मर्डर कर दिया जाएगा, इसका असैसिनेशन हो जाएगा सराजेवो में। सराजेवो क्या है? कैपिटल ऑफ बोस्निया, एक छोटा देश, अगेन ऑस्ट्रिया हंगरी का गुलाम देश है ये सब, ठीक है। यहां पर जब वो आए थे, राजकुमार आए थे, तो इनका मर्डर हो जाता है। कौन कर रहा है मर्डर? इनका मर्डर एक सीक्रेट सोसाइटी करती है, नाम है ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ, उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है, और उसी का ये मेंबर है, ये सर्बियन मेंबर है। क्या चाहती है सोसाइटी? क्योंकि सर्बिया गुलाम देश था और वो सारे सर्बियंस को यूनाइट करना चाहते थे, ताकि सारे सर्बियंस मिल करके ऑस्ट्रिया से अपनी आजादी की डिमांड करें। हाँ, फ्रीडम फाइटर टाइप के लाइक होते, पर इनका तरीका वही तरीका, इनका एग्रेसिव था, ठीक है ना, अर्थात जीत करके लड़ के हिस्सा लेना है। नतीजा क्या होगा? अब ऑस्ट्रिया, जो कि पहले ही इंपेरियलिस्ट कंट्री है, उसने सर्बिया पर 11 डिमांड्स पुट किए, सर्बिया पे अल्टीमेटम जारी किया कि हमारी 11 डिमांड्स पूरी की जाए। सर्बिया उस डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाएगा। नतीजा 28 जुलाई था, डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस डेट को मैं पूछूंगा आपसे, वीडियो के एंड में पूछूंगा एक जगह ये डेट आपसे, क्योंकि इसका काम आने वाला है। 28 जुलाई को 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू, और वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बनेगा कि सराजेवो क्राइसिस, मर्डर ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, द हायर टू द थ्रोन ऑफ द ऑस्ट्रिया। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया अटैक करेगा सर्बिया पे, तो सर्बिया को उचका कौन रहा था? सर्बिया को अंदर से भड़का कौन रहा था ऑस्ट्रिया के खिलाफ? रशिया। समझ गए? रशिया उसके खिलाफ पहले ही खड़ा था। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे, रशिया ने सपोर्ट कर दिया सर्बिया को। और आपको याद होगा, रशिया तो इंग्लैंड और फ्रांस का पार्टनर है। अब यहां पर सर्बिया और रशिया एक साथ हो गए। अब जर्मनी आ जाएगा रशिया के अगेंस्ट।
अब जर्मनी आप जानते हैं ऑलरेडी पार्टनर है ऑस्ट्रिया हंगरी का। इस तरीके से अब वॉर एक्सपेंड, देखा एक देश दूसरे देश से मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो जितने भी साथी कंट्रीज हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं किसी एक ग्रुप के, वो उसके सपोर्ट में आने लगेंगे। जैसे कि आगे देखिए क्या होगा, जर्मनी ने अटैक कर दिया बेल्जियम को, और बेल्जियम की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने वादा कर रखा था। नतीजा क्या हो जाएगा, जर्मनी के बेल्जियम पे अटैक करते ही ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर में घुस जाएगा। तो इस तरह से वॉर शुरू। यहां जापान भी आ जाएगा जो जर्मनी पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अब कंट्रीज एक दूसरे के सपोर्ट में आने लगेगी, दो ग्रुप्स बन जाएंगे। पहले ग्रुप का जिसमें लीडर है, ग्रुप के लोग हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। इसमें मैंने अभी आपको सर्बिया भी बताया, ठीक है। सर्बिया और इसके अलाइज, नाम दिया इस ग्रुप का, क्या नाम है, एलाइड पावर्स, ठीक है। इस ग्रुप का नाम है एलाइड पावर्स। और दूसरा ग्रुप बन जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी है इसमें, और अलाइज। इनमें अलाइज में कौन कौन आ जाएंगे इनके साथ, टर्की आ जाएगा, बुल्गारिया आ जाएगा। इनका नाम दिया गया है सेंट्रल पावर। तो ये ग्रुप बड़ा होते जा रहा है, देख रहे हैं, इनके सपोर्ट में मेंबर कंट्रीज आती जा रही हैं। नतीजा ये एक वर्ल्ड वॉर बन चुका है, क्योंकि अब मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन हो गया है। ये वॉर अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे होने वाला है। ये वॉर कई सारे डिफरेंट एरियाज में लिए जाने वाला है, इसीलिए कई बार इसको बोला गया है फ्रंट्स। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉइंट्स पे दो देश मिलकर के एक दूसरे देश के खिलाफ हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये ट्रेंच वॉरफेयर के रूप में हुआ, एयर स्ट्राइक्स के रूप में हुआ, सबमरीन्स का भी इस्तेमाल हुआ। मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां वॉर न किया गया हो। और आपको बताएं, इस वॉर में एक समय में रशिया ने तो सरेंडर ही कर दिया। 1917 में रशिया ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 से अपना नाम हटा लिया, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा सैनिक, रशियन सैनिकों को जर्मनी ने मार दिया था। तो इससे पता चलता है कि जर्मनी वॉज रियली अ किलिंग सुपर पावर एट दैट टाइम। बहुत तेजी से जर्मनी ने अपनी ताकत बढ़ाई थी। और 1917 के रशिया के जाने के बाद एक बड़ा चेंज आया, बड़ा हिस्टोरिकल चेंज आया। और वो चेंज ये आया कि जो जर्मनी सबको जीत चुका था, हाँ, क्योंकि ये इवेंट्स ऑफ द वॉर नाम का एक टॉपिक है जो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जर्मनी जो कि वर्ल्ड वॉर का एक लीडर बन गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, वो लगभग सारे देशों को, यूरोप के देशों को हरा चुका था। सच कह रहा हूं, सारे देशों को हरा चुका था। और जर्मनी अपने इस पावर में एक गलती कर बैठता है, वो इंग्लैंड को नहीं हरा पाता है, फ्रांस को हरा देता है, बेल्जियम को हरा देता है, और आसपास के जितने भी कंट्रीज होती हैं उन सबको अपने अंडर में कर लेता है अपनी पावर से। इतनी शक्तिशाली होता है जर्मनी। 1917 में रशिया को भी हरा देता है। रशिया और जर्मनी के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। बट जर्मनी यहां रुकता नहीं है। जर्मनी अटैक कर देता है एक शिप को जिसमें अमेरिकन नागरिक होते हैं। इस शिप में अमेरिकन नागरिक होने की वजह से अमेरिका उनके सपोर्ट में आ जाता है, इसके इंग्लैंड के सपोर्ट में आता है। और यहां से वर्ल्ड वॉर उल्टी दिशा में शुरू। अभी तक जर्मनी जीत रहा था, अभी तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये लोग जीत रहे थे। अब वॉर ठीक उल्टा हो जाएगा और अमेरिका की मदद से वापस फ्रांस आजाद हो जाएगा और जर्मनी को वापस हरा दिया जाएगा। 1918 जर्मनी हार जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी हार जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था इटली तो धोखेबाज है, और इटली ने पहले ही क्या किया था, जर्मनी को धोखा दे दिया था। वो तो पहले ही इंग्लैंड के पक्ष में जा चुका था। यहां पर वर्ल्ड वॉर एंड होगा जर्मनी की हार से। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी हार जाएंगे और जीतेगा कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया तो खैर मैंने कहा सरेंडर ही कर चुका था, इसलिए हटा दो उसको, और अमेरिका। नया लीडर वर्ल्ड का आ गया है यूएसए, तो वर्ल्ड सुपर पावर। अपनी ताकत से अमेरिका ने साबित कर दिया कि वही वर्ल्ड का नया लीडर है। तो क्या होगा, रिजल्ट्स ऑफ वॉर देखते हैं। तो जीते हुए देश, अलाइज जिनको हम कहते हैं, ये जीते हुए देश मिलेंगे एक प्लेस में, नाम है वर्सालिस। वर्सालिस एक सबर्ब ऑफ पेरिस है। पेरिस के पास एक छोटा सा इलाका है, नाम है वर्सालिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। तो पेरिस में मिलेंगे ये 3 बिग लीडर्स। देखिए 3 बड़े लीडर्स कौन कौन है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उनमें है सबसे पहले प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि सारे पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। वुड्रो विल्सन ऑफ अमेरिका, जॉर्ज क्लेमेचू फ्रांस के प्रीमियर, और डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये तीनों को कहा गया है 3 बिग्स। तो ये तीनों बिग लीडर डिसाइड करेंगे टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। तो ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता, जीते हुए देशों के बीच में और हारे हुए देश में। सबसे पहला हारा हुआ देश है जर्मनी। तो जर्मनी के साथ ये ट्रीटी साइन होने वाली है और इनमें सारा जो डिस्कशन होगा वो पेरिस नाम की प्लेस है, पेरिस कॉन्फ्रेंस में होगा। और उसके बाद देखिए डेट, जून 28, मैंने कहा था डेट याद करो, जुलाई 28 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था और जून 28 1919 को, देखा 28 है डेट, जून की है। इस दिन होने वाला है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस साइन। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस जीते हुए देश के बीच में और जर्मनी के बीच में साइन हो जाएगा। इस ट्रीटी से वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हो जाएगा। और इस ट्रीटी को बनाने का बेस क्या है, कैसे ये ट्रीटी बनाई गई, तो इस ट्रीटी को तैयार करने में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, हाँ उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ही सुपर पावर साबित कर गए अपनी, है ना, दिखा दिया अपना पावर। और उन्होंने 14 पॉइंट्स जो लिखा उसी के बेसिस में बनाई गई।
तो ये ट्रीटी बनाई इसलिए गई थी ताकि जर्मनी दोबारा उभर ना सके, जर्मनी दोबारा पावरफुल ना बन सके। और आप जानते हैं किसी को दबाओगे, किसी को कुचलोगे, तो आप जानते हैं वो विस्फोट करके आगे आएगा। मतलब वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू का कॉज बनने वाला है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। आइए क्या है, थोड़ा टर्म्स ऑफ ट्रीटी सुने और आपको महसूस होगा कि जर्मनी को बहुत दबाया जा रहा है। जैसे इस ट्रीटी में जर्मनी को गिल्टी ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन मतलब होता है गिल्टी ऑफ वॉर, जर्मनी पे लगा दिया गया कि तुमने ही वर्ल्ड वॉर वन कॉज कराया है। जर्मनी पे इल्जाम लगाया गया, जर्मनी को कहा गया कि वॉर से जो डैमेजेस हो रहे हैं उसका 33 बिलियन डॉलर्स आपको भरपाई देनी पड़ेगी। सोचिए उस जमाने में 33 बिलियन डॉलर्स। जर्मनी की एक बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है राइन वैली। राइन एक रिवर का नाम है जो जर्मनी और फ्रांस के एकदम बीच में रिवर है। इस पूरी एरिया को डीमिलिटराइज करा दिया गया, अर्थात इसमें मिलिट्री लगा करके इस एरिया को एक तरह से फ्रांस के कब्जे में दे दिया गया। और क्या किया गया जर्मनी को कमजोर करने के लिए? जर्मनी की इंडस्ट्रियल एरिया है एल्सेस लोरेन, जहां पे कोलफील्ड्स हैं, वर्ल्ड की बड़ी कोलफील्ड में से एक है, इसको भी उठा के फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की टेरिटरीज लाइक एपेन एट मेलेडी, है ना, यूपेन एट मेलेडी, वो बेल्जियम को दे दिया गया। सिसिल नाम का ये सब टेरिटरीज थी जर्मनी की, ये सब अलग अलग कंट्रीज को, विभिन्न कंट्रीज को बांट दी गई ताकि जर्मनी के पास कोई पावर बचे ना। और क्या किया गया? जर्मनी की कोल फील्ड्स हैं, कोल माइंस हैं, जर्मन एरियाज ऑफ कोल माइंस, सार उसका नाम है, ये 15 सालों के लिए फ्रांस के कंट्रोल में चले गई, अर्थात फ्रांस इसमें से जितना चाहे कोल निकाल सकता है 15 सालों तक। और तो और जर्मनी से वॉर के पहले जो टेरिटरीज थी, डेनमार्क की, बेल्जियम की, पोलैंड की, चेकोस्लोवाकिया की, फ्रांस की, ये सारी टेरिटरीज जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन में और उससे पहले जीती थी, ये सब छीन ली गई। बाप रे, जर्मनी को कुछ छोड़ा नहीं, देख रहे हैं ना, एकदम बर्बाद कर दिया। जर्मनी की विंड जीती हुई टेरिटरीज को वापस क्या कर दिया? आजाद घोषित कर दिया। ये सब जर्मनी जीत चुका था, याद रखिएगा, इन सबको आजाद कर दिया गया। और तो और जर्मनी की कॉलोनीज को छीन लिया गया, जर्मनी की जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो गुलाम कंट्रीज थे उनको भी उनसे छीन लिया गया और विक्टोरीज अलाइज को दे दिया गया। जर्मन कॉलोनीज इन पैसिफिक एंड ऑफ चाइना, चाइना में भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जर्मन के पास कॉलोनीज थी, उनको उठा करके जापान को दे दिया गया। देखा, कोई एक कदम नहीं छोड़ रहे हैं जिससे जर्मनी दोबारा सुपर पावर या वापस पावरफुल बन पाए। जर्मन आर्मी को हटा दिया गया, कहा गया कि अब 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक नहीं हो सकते, आर्मी में 1 लाख मैक्सिमम सैनिक हो सकते हैं। और तो और नेवी में सिर्फ 15,000 मैन होंगे और शिप्स भी सिर्फ 24 रखना अलाउड है। सोचिए, देश की कंट्रोल ऑफ आर्मी यस अब जर्मनी को करनी पड़ेगी। और तो और एयरफोर्स रखना नहीं है, सबमरीन तो बैंड ही है। दोनों इस तरह से जर्मनी को फाइनेंशियली, मिलिटरीली, है ना, हर तरह से कमजोर बनाने की पूरी कोशिश की गई इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में। एक लास्ट पॉइंट और देखिए, कुछ नए देश पैदा हुए, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, इन सब की कंट्रीज की एरिया जर्मनी के अंडर में थी और जर्मनी से सब टेरिटरीज लेकर के इन नए देशों को पैदा कर दिया गया। तो दीज वर द न्यू कंट्रीज बॉर्न, दे वर एक्चुअली टेकन ओवर बाय द जर्मनी। इनको फिर से क्या कर दिया गया? एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया। चलिए और थोड़ा जाने क्या क्या टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स हुए। वर्ल्ड वॉर वन ने वर्ल्ड का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया, वर्ल्ड का नया मैप चेंज हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जब सुप्रीम था, वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप को सुप्रीम माना जाता पूरे वर्ल्ड में, पर वर्ल्ड वॉर वन के एंड होते होते अमेरिका की सुप्रीमेसी वर्ल्ड में आ गई, अर्थात अमेरिका बिकेम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। 3 बड़ी डायनेस्टीज जो यूरोप में थी उस समय, उसमें था रोमानोव इन रशिया, खत्म, रोमानोव डायनेस्टी खत्म। 1917 में इस डायनेस्टी का एंड कर दिया, रशिया में रशिया रेवोल्यूशन आया और रशिया की डायनेस्टिक रूल खत्म। दूसरी है होहेनजोलरेन, ये जर्मन डायनेस्टी थी, जर्मन रूलर्स की डायनेस्टी थी, ये भी डायनेस्टी फिनिश। और तीसरी है हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी खत्म। तो डायनेस्टिक रूल अर्थात राजाओं वाला रूल, जिसको हम ऑटोक्रेटिक रूल कहते हैं, वो खत्म। अब वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, अब वहां पे आने वाला है डेमोक्रेसी। इन देशों में नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। ऑस्ट्रिया, हंगरी दोनों अलग अलग कंट्रीज में ब्रेक हो जाने वाले हैं और नए कंट्रीज जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया एक नए इंडिपेंडेंट देश के रूप में वर्ल्ड के सामने आएंगे। तो या इनकी टेरिटरीज इनसे ही बनी हुई है, ये हर वे कंट्रीज की टेरिटरीज को लेकर बनाया गया देश है। तो वर्ल्ड वॉर वन से ऑटोक्रेटिक रूल खत्म और डेमोक्रेसी वर्ल्ड में आने लगेगी। मतलब नए ऐसे कंट्रीज जहां पे वोटिंग होने वाली है, उनके लीडर्स वोट के द्वारा इलेक्ट हो जाए, ऐसे कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जैसे हम हैं, हम मतलब हम भारतवासी, हम भारतीय डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो है लीग ऑफ नेशन का फॉर्म होना। ये क्या है? ये एक वर्ल्ड बॉडी है, इसको भी प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स में लिखा गया था। क्या था इसमें? तो इसको बनाया गया वर्ल्ड का सेकंड वर्ल्ड वॉर का रोकने का एक एजेंट। मतलब कि अब वर्ल्ड में कोई दूसरा वॉर ना हो, इसको समझते हुए ये बॉडी बनाई गई। 1920 में लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स इसको इंक्लूड किए गए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, जिसका मेन मकसद था पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वॉर ना हो, ये था मेन मकसद। आइए और ऑब्जेक्टिव समझते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि जितने भी कंट्रीज होंगे वर्ल्ड के, उनको अब सीक्रेट अलायंस और ट्रीटीज फॉर्म नहीं करना है। जैसे इससे पहले ट्रीटीज और अलायंसेस बन रहे थे, ग्रुपिज्म हो रहा था वर्ल्ड में, ये रोकना है। अब कंट्रीज को अलाउड नहीं है कि वो ग्रुप्स बनाए, ट्रीटीज बनाए, अलायंसेस करें।
और तो और मेंबर कंट्रीज को मेंटेन नहीं करना है ह्यूज आर्मी, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, आर्मामेंट को कम करना है, हथियारों की दौड़ को कम करना है। अच्छा मैं ये बता दूं आपको, जितने भी एम्स लिखे हैं सबका उल्टा होने वाला है। जो यहां लिखा है कि नहीं करना है, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण भी यही सब पॉइंट्स बनेंगे, अर्थात ये उल्टा होने वाला है। ट्रीटीज और बनेंगी, वेपन्स का डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और बनेंगे, रेस ऑफ आर्मामेंट और बढ़ेगा। और तो और इसकी एम्स में यह भी है कि एक दूसरे की टेरिटरी का, इंडिपेंडेंस की हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। न आप मेरी टेरिटरी में एंटर करेंगे न मैं आपकी, यहां उल्टा होने वाला है। ये तो एम है ना, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण यही सब पॉइंट्स बनने वाले हैं। और तो और स्टेट्स को, एक दूसरी कंट्रीज को क्या करना है, एक दूसरे के डिस्प्यूट्स में नहीं आना है। अगर कोई डिस्प्यूटेड है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लीग ऑफ नेशन के पास आना पड़ेगा। मेंबर कंट्रीज को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो जो लीग ऑफ नेशन उन्हें कह रहा है मतलब लीग ऑफ नेशंस उन्हें जो स्टेप सजेस्ट कर रहा है, मेंबर कंट्रीज को स्टेप्स का पालन करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल फंक्शंस करते समय लीग ऑफ नेशंस ये भी ध्यान देगा कि वो कल्चर को प्रमोट करे, सोशल कॉजेस को प्रमोट करे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी लीग ऑफ नेशन, और भी चीजों का ध्यान रखेगी। बट आप जानते ही हैं लीग ऑफ नेशन फेल हो जाएगा, और सबसे बड़ा कॉज यही था लीग ऑफ नेशन के फेल होने का कि उसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, उसके पास इतना वो फोर्स नहीं था कि वो कोअर्सिव एक्शन, डिसिसिव एक्शन ले सके अगेंस्ट एन एग्रेसिव नेशन। अर्थात कोई देश लीग ऑफ नेशन के रूल तोड़ रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए उसके पास वो पावर नहीं था। और सबसे बड़ी चीज, अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के पॉइंट्स पे इनको बनाया गया था, और खुद अमेरिका इसका कभी मेंबर ही नहीं बना। बताइए, जब आप नियम बनाएंगे और नियम को आप पहले खुद ही तोड़ देंगे तो दूसरी दुनिया कैसे फॉलो करेगी। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर वर्ल्ड वॉर 1 in the latest syllabus pattern